नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम इंक्लूसिव एजुकेशन पर डिस्कशन कर चुके हैं। आज भी हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें और क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर मैं आपसे बात करूँ सीधी सीधी बात, तो इसे हम हिंदी में समावेशी शिक्षा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको पता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं सामान्य कक्षा में एक साथ मिलते हैं। यानी कि जब आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन में नॉर्मल बच्चे के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी होते हैं। तो उनमें आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हर एक बच्चे में अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलते हैं। तो सामान्य जो कक्षाएं होती हैं उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं आपको एक साथ देखने को मिलते हैं। और जब आप अलग अलग क्वालिटीज वाले बच्चों को एक ही कक्षा में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसके अंतर्गत आपको स्टूडेंट इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आपका एक रोल होता है जिसे हम टीचर्स रोल कहते हैं। तो टीचर्स रोल क्या होता है, तो टीचर का जो रोल होता है वो फैसिलिटेटर का होना चाहिए। यानी कि जैसे स्टूडेंट्स आप टीचर हैं तो आपका रोल होगा कि बच्चे को फैसिलिटी उपलब्ध कराना। मतलब आपका रोल ये नहीं कि जबरदस्ती आप बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जबरदस्ती मतलब उसके अंदर ठूस ठूस के एजुकेशन को भरने की कोशिश करेंगे। ऐसी सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। आपका जो रोल है वो आपको पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में मेरे रोल्स को किस तरीके से बताया गया है। तो आपका रोल क्या है कि आप हमेशा बच्चे को फैसिलिटेटर के रूप में रहेंगे। आप बच्चे को, जहाँ पर बच्चे को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो, तब आप उसकी मदद करेंगे, आप उसको फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे ताकि बच्चा खुद से सीखे और खुद से अपने ज्ञान को आगे बढ़ाए। आपको पता है, आप जीन पियाजे पढ़कर आए हैं, आपको पता है आप लेव वाइगोत्स्की को पढ़ के आए हैं, आपको पता है आप लॉरेंस कोल्वर को पढ़ के आए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स में जो आप पढ़ते हैं, इसका मेन यही मोटो होता है कि आप बच्चे को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। जब उसको हेल्प की आवश्यकता हो तभी आप उस बच्चे की हेल्प कीजिए। इसीलिए टीचर्स का रोल बताया गया है कि टीचर्स का एक रोल है फैसिलिटेटर का। अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो पहले के एजुकेशन सिस्टम थे, यानी कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम थे, यानी कि जब नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम या स्पेशल एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत जब बच्चों का, या वैदिक काल में जो शिक्षा जो प्रदान की जाती थी गुरुकुल के माध्यम से, उसमें क्या होता था कि जो उसमें क्लासरूम होते हैं वो ट्रेडिशनल क्लासरूम होते थे। उसमें क्या होता था कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दिए जाते थे, यानी कि जानकारियां दी जाती थी और आपको उनको क्या करना होता था, रटना होता था, यानी रटवाया जाता था। अब आप एक बात बताइए मुझे कि यदि आप ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंतर्गत यदि आप इंफॉर्मेशन आपको दिए जाए और आप सिर्फ उनको रटे, तो क्या आप अपने आप को एजुकेटेड कहेंगे? नो। इसके पीछे रीजन ये है स्टूडेंट्स कि आपको पता है कि एक न्यूज़पेपर, जो डेली न्यूज़पेपर आप यूज करते हैं, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान या टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आप न्यूज़पेपर यूज करते हैं, उसमें क्या आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन की कहीं कमी है? उसमें ना हो तो आप अगर चाहे तो लाख लाख इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, ठीक है, पर डे। अब एक बात बताइए, आपके पास 1 लाख इंफॉर्मेशन है, क्या आप उन सबको रट सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रट सकते। तो अगर आपको रटवाया जाता है इंफॉर्मेशंस को, तो इससे आपका कोई नॉलेज इनहेंस नहीं होता है। इसका मतलब आप कोई शिक्षित नहीं हो रहे हैं। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। हम गलत चीज़ों को फॉलो ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया गया और जो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम बनाया गया, वो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम आपको ये बताता है कि आपका जो रूम होना चाहिए वो लर्निंग फ्रेंडली क्लासरूम होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताए हैं कि जो टीचर्स का रोल कैसा होना चाहिए, टीचर का ड्रेसअप कैसे होनी चाहिए, टीचर की टीचिंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए, तो उसमें आपको यही बताया गया कि लर्निंग फ्रेंडली क्लासरूम होने चाहिए। यानी कि जिस क्लासरूम में आप बच्चों को सिखा रहे हैं वो उसका माहौल बिल्कुल फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए। यानी टीचर का नेचर कैसा होना चाहिए? फ्रेंडली। अब फ्रेंडली का मतलब आप गलत नेगेटिव मीनिंग में मत ले जाइएगा कि बिल्कुल दोस्त जो होते हैं वही फ्रेंडली होते हैं, ऐसा नहीं है। फ्रेंडली का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो बच्चे के मन में आपके प्रति डर ना हो कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं टीचर मुझे डांट दे, तो ऐसी फीलिंग बच्चे के अंदर नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए बच्चे को कहीं पर भी किसी भी चीज में प्रॉब्लम आती है तो बच्चा आपसे बेझिझक क्वेश्चन पूछ सके, ऐसा आपका फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। इसी को बताया इन्होंने, फ्रेंडली नेचर। तो इसका मतलब यह है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के सिस्टम के अंतर्गत आपका क्लासरूम कैसा होना चाहिए? लर्निंग फ्रेंडली क्लासरूम होने चाहिए। मतलब जो आप लर्निंग
फ्रेंडली क्लासरूम में जो आप पढ़ा रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, यानी कि जो भी आप चीजें सिखा रहे हैं वो बिल्कुल मीनिंग के साथ हो, यानी अर्थ हो, उसका समझ विकसित कर पाए बच्चा। यानी कि बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चा उसमें समझ विकसित कर पाए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर पाए, उसके पढ़ने के पीछे का मीनिंग उसे पता चल पाए। ऐसी आपकी क्लासरूम होनी चाहिए। जब बच्चे के अंदर अंडरस्टैंड डेवलप हो जाएगा तो बच्चा नॉलेज अपने आप गेन कर लेगा, और जब बच्चा नॉलेज अपने आप गेन कर लेगा, जो भी टॉपिक वो पढ़ेगा, जो भी चीज़ें वो पढ़ेगा, वो उसके बाहरी दुनिया से वो जोड़ना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने जो एजुकेशन प्राप्त किया वो बिल्कुल अलग हटा दीजिए और आपने बच्चे को जो सोसाइटी में सिखा रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत। यहाँ पर ऐसे भावनाएं बच्चे के अंदर नहीं आनी चाहिए। वो स्कूल में जो सीख रहा है वो अपने समाज में, सोसाइटी में, घर पर भी यूज कर पाए, अप्लाई कर पाए उस चीज को, ये जरूरी होना चाहिए। तो इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में बताया गया कि आपकी जो क्लासरूम है वो लर्निंग फ्रेंडली क्लासरूम होनी चाहिए, वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, जो भी आप सिखा रहे हो उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए और उससे बच्चे को नॉलेज का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। इसीलिए ट्रेडिशनल क्लासरूम, इंफॉर्मेशन देना, रटवाया जाना, ये सब चीज़ें गलत है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बता दूं इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आपके किसी प्रश्न में समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है और वहां पर कोई ऑप्शन है रटवाया जाता है, तो बिल्कुल भी वो ऑप्शन जिंदगी में नहीं हो सकता, आप उसे पहले ही काट दीजिए। इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो उसे भी काट दीजिए। ट्रेडिशनल क्लासरूम का यही मोटो था कि वो इंफॉर्मेशन देते थे, चीज़ों को रटवाते थे, जो बिल्कुल गलत है। यदि आप एक अच्छे टीचर हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे तो आप कोशिश ये करें कि बच्चे रटे ना, ठीक है। बच्चे को आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम से कम दे उतनी कोशिश करें और उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करें, ताकि वो नॉलेज खुद से ही गेन कर पाए। उनकी समझ इतनी विकसित हो जानी चाहिए कि वो चीज़ों का जो रिलेशन है, इंटर रिलेशन, उसको समझ पाए और अपने अंदर ज्ञान का निर्माण स्वयं कर पाए। ऐसी उनकी थिंकिंग होनी चाहिए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम को यूनेस्को के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है। आपको पता होगा यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व स्तरीय एक संस्था है। और यूनेस्को की संस्था के द्वारा जो टीचर का रोल बताया गया है आपको, यानी कि यूनेस्को के द्वारा ही इंक्लूसिव एजुकेशन की स्थापना की गई है और उसके अंतर्गत जो टीचर का रोल बताया गया है वो बताया गया है अवेलेबल सपोर्ट। यानी कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए कि बच्चों को सपोर्ट अवेलेबल कराना, यानी उपलब्ध कराना। बच्चों को जो भी उनके लिए सुविधाएं एजुकेशन सिस्टम की तरफ से दिए गए हैं वो सारी सुविधाएं टीचर बच्चों तक पहुंचा दे, ये टीचर का रोल है यूनेस्को के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने बताया कि जो अवेलेबल आप सपोर्ट कराएंगे वो कहाँ से कराएंगे, तो आप बच्चे को अवेलेबल कहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं, स्कूल से, ठीक है। आप कम्युनिटी यानी कि आप समाज से भी अवेलेबल उनको सपोर्ट अवेलेबल करा सकते हैं। आप उनको इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी काम करते हैं उनके थ्रू आप बच्चों को क्या करा सकते हैं, सपोर्ट अवेलेबल करा सकते हैं। आप उनको लीडर से, जैसे हमारे देश के जो नेता होते हैं इनके थ्रू भी आप बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट अवेलेबल करा सकते हैं। आप बीच बीच में लीडर से मिलकर शिक्षा व्यवस्था को कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से इसको इन्हेंस करना है, इससे रिलेटेड भी आप उनको सपोर्ट अवेलेबल करा सकते हैं। और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ यानी कि हमारे देश की सरकार के द्वारा कुछ पॉलिसीज़ बनाए गए हैं जो बच्चों के लिए हैं, जिसमें आपके स्पेशल और नॉर्मल हर तरीके के बच्चे होते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमारे सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उन पॉलिसीज़ के बारे में भी आपके पास जानकारी होना चाहिए, ताकि आप उन बच्चों तक सपोर्ट को अवेलेबल करा सके। ये सारे रोल टीचर्स के होते हैं। देखिए, आप ये मत सोचिए कि टीचर का रोल सिर्फ जाना है स्कूल में, क्लास में बैठना है, उनको पढ़ाना है और उनको समझाना और फिर आपको घर आ जाना है, ऐसा नहीं है। आप जब एज अ टीचर बनकर जाएंगे, नियुक्त होंगे जब आप, तो आपको पता चल जाएगा कि टीचर्स के क्या क्या रोल होते हैं। तो यूनेस्को ने ये बताया है कि टीचर्स का रोल इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू क्या है कि वो बच्चों को सपोर्ट अवेलेबल कराए। कहाँ से सपोर्ट अवेलेबल करा सकते हैं, वो आप स्कूल से करा सकते हैं, आप कम्युनिटी से करा सकते हैं, आप जो इंस्टीट्यूशंस है उनसे करा सकते हैं, आप लीडर्स से जो है सपोर्ट अवेलेबल करा सकते हैं। और गवर्नमेंट के द्वारा भी हमारे कुछ पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, उसे भी आप बच्चों तक पहुँचाएँ। ये टीचर्स का रोल होता है। यानी पढ़ाने के साथ साथ ये भी रोल्स हैं टीचर्स के जो यूनेस्को ने बताए। चलिए हम देखते हैं कुछ इन्हीं गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर में जो पॉलिसीज बनाए गए हैं वो किन के लिए बनाए गए, स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन के लिए, यानी कि जो स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन है, यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं, इन बच्चों के लिए एजुकेशन के सेक्टर में कुछ सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट के द्वारा
किए गए हैं, यानी कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जिसमें 2 एक्ट बनाए गए। ठीक, अब इसमें जो स्टूडेंट 2 एक्ट बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें से एक एक्ट का नाम है पीडब्ल्यूडी एक्ट। ठीक, और पीडब्ल्यूडी एक्ट को कब लागू किया गया था? तो 1995 में लागू किया गया था, जिसके 7 प्रकार होते हैं। ठीक है, मतलब जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया एजुकेशन सेक्टर में जो स्पेशल एबल्ड बच्चे होते हैं, इन बच्चों के लिए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा 2 एक्ट बनाए गए हैं। उन एक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसमें से एक एक्ट का नाम है पीडब्ल्यूडी एक्ट, और इसको 1995 में बनाया गया था, लागू भी किया गया था। और इसमें 7 टाइप होते हैं, यानी 7 प्रकार के बच्चे होते हैं जो पीडब्ल्यूडी एक्ट के थ्रू आते हैं। अब अगर मैं आपको बता दूं पीडब्ल्यूडी एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए पीडब्ल्यूडी एक्ट का फुल फॉर्म होता है पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज, यानी पी फॉर पर्सन्स, डब्ल्यू फॉर विथ और डी फॉर डिसएबिलिटीज। और ये एक्ट बना था 1995 में। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं कि पीडब्ल्यूडी एक्ट का फुल फॉर्म बताओ। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट का फुल फॉर्म है पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज एक्ट। ठीक है, ये भी पूछा गया है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट लागू कब हुआ था, तो सन 1995 में लागू हुआ था। ठीक, और ये भी आगे पूछा जा सकता है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। ठीक, और इसी पीडब्ल्यूडी एक्ट को स्टूडेंट रिवाइज किया गया है, यानी कि रिवाइज का मतलब इसमें संशोधन किया गया और इसी एक्ट को आगे चेंज किया गया और इसका नाम हुआ है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। ठीक, और इसे कब रिवाइज किया गया? तो सन 2016 में रिवाइज किया गया है। और अब इसमें कितने प्रकार हैं? तो 21 प्रकार हैं। ठीक है, तो 21 प्रकार के जो बालक होते हैं वो स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन के अंतर्गत आते हैं और उनको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत रखा गया है। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को लागू कब किया गया? तो ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, इसको 2016 में लागू किया गया था। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को रिवाइज कब किया गया था? तो अगर आपसे ये पूछे तो रिवाइज किया गया 2016 में। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को रिवाइज करके कौन सा एक्ट बनाया गया? तो उसका नाम है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। अब आपसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसमें आप बताएंगे आरपीडब्ल्यूडी, तो राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, यानी ध्यान रखेंगे आरपीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म होता है राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। पहले था ये पीडब्ल्यूडी एक्ट यानी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, और अब इसका नाम रखा गया राइट्स, यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के लिए जो राइट है, अधिकार है, वो इसका नाम है। तो राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट, इसे कब लागू किया गया? तो 2016 में लागू किया गया। और इसके कितने प्रकार है? तो इसके 21 टाइप्स है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता दूं। तो सीधी सीधी बात है कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाए गए स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन के लिए, उसमें 2 एक्ट आपको ध्यान रखने। एक है पीडब्ल्यूडी एक्ट, इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे, और इससे लागू कब किया गया वो भी आप ध्यान रखेंगे, और इसमें कितने टाइप्स है वो भी आपको ध्यान रखना है। और इसी एक्ट को रिवाइज करके जो एक्ट बनाएगा उसका नाम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, इसे लागू 2016 में किया गया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन जो आपसे टॉपिक्स में पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाएंगे और हर पेपर में पूछे जाते हैं। और इससे रिलेटेड जो आपका विशिष्ट बालक और एक आता है आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि ओवरऑल जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इन 5 नंबर्स के लिए इन टॉपिकों को आपको पढ़ना होता है, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं। तो अभी तक जो भी मैंने आपसे बात की है वो इंक्लूसिव एजुकेशन कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कैसे कैसे स्टार्टिंग हुई, इसका मोटो क्या है, और इसके लिए जो भी एजुकेशन पॉलिसी में जो भी चेंजेस किए गए उनको मैंने आपको बताया। जो भी एक्ट, जो भी चीज़ें इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि बेसिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे आप कह सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि किस तरीके से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और हमें इसे किस तरीके से समझना होता है। एक बात अवश्य स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि जो भी प्रश्न आपके इंक्लूसिव एजुकेशन से पूछे जाएंगे उसमें जो आपके 4 ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शनों में आप उन ऑप्शंस पर जाएंगे जो ऑप्शंस जाति, धर्म आदि के आधार पर ना बांटे और बच्चे के लिए
हर तरीके से उसका डेवलपमेंट कर सके और वो किसी भी पृष्ठभूमि से आए बालक हो, उन सब को एक ही जगह पर एक ही तरीके से समान रूप से कोई टीचर भेदभाव ना करे। इस तरीके की जो भी ऑप्शंस आपके सामने लिखे होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड, वो ऑप्शन उस क्वेश्चंस का राइट होगा। तो अभी तक आपने देख लिया। अब हम इससे रिलेटेड जो आपके स्पेशल चाइल्ड वाला जो टॉपिक है उस पर हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कशंस करेंगे और उसके बाद हम लर्निंग डिसेबिलिटीज टॉपिक पर बात करेंगे और इस तरीके से आपका इंक्लूसिव एजुकेशन समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ ले सके। स्टूडेंट, जो मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक आपके लिए ये बनाए हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर जो मैंने अभी तक बात की है, ये किसी एक बुक्स में आपको नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का पर्टिकुलर बुक आता है, उसको पढ़ा है और वहाँ से मैंने उन पॉइंटों को छांट कर निकाला है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब तक जो पूछे गए हैं और कहाँ से बन सकते हैं उन पर मैंने आपसे बात की है। ठीक है, ये बहुत सारा कंटेंट पढ़ने के बाद मैंने आपको वो पॉइंट रखे जो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो वही कोशिश मेरी भी है कि आप मैक्सिमम मार्क्स और बहुत आसान तरीके से चीज़ों को एक पिक्चराइज, एक कहानी के तौर पर चीज़ों को समझें और आप तैयारी करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इतने सारे कंटेंट को मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया है। आई होप आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरीके के कंटेंट को और चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपका बेस्ट चैनल यही होगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ से वही कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड होगा, जो आपके एग्जाम्स में सिलेक्शन दिलाएगा। मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ से मिल सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा होगा और जो भी मैंने कंटेंट आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखकर मैंने जो तैयार किया और अब तक जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड, उन पर मैंने बातें की हैं और आगे भी मैं स्पेशल चाइल्ड और लर्निंग डिसेबिलिटी पर बात करूंगा। तो ये सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद जो उसमें मेन पॉइंट जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जा सकते हैं, उनको मैंने इकट्ठा किया है और उसको डिज़ाइन किया है ताकि आप इंक्लूसिव एजुकेशन को एक कहानी के तौर पर पढ़ें, उसको समझें और उसके आधार पर आप प्रश्न जो है आपके वो सारे के सारे सही हो पाए। इस तरीके का मोटिव मेरा भी है। मैं चाहता हूं कि आपको मैं इस तरीके के कंटेंट दूं जो आपको आने वाले समय में हेल्प करे अगर आप यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।